हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन एंड साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक डिस्कस करेंगे कि साइकेट्रिक इलनेस का इलाज किससे लेना चाहिए। अभी हाल ही में काफ़ी सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि जो पर्सन था जिसने ये क्राइम किए उसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी। जैसे कि एक घटना का एग्जाम्पल है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान ने 4 लोगों को गोली मार के उनका मर्डर कर दिया। ये भी रिसेंट की घटना है और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसकी न्यूज़ कटिंग आ रही है। अब इसमें क्या है, इसमें क्लेम किया गया है कि पर्सन साइकेट्रिक इलनेस का इलाज ले रहा है और उसको कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है, इस तरह के क्लेम आ रहे हैं। और कोई न्यूरो सर्जन है मथुरा में, उनसे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है कि जो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की जो आर्टिकल में देखा, जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, साइकेट्रिक इलनेस स्पेशली अगर कोई इलनेस ज़्यादा बड़ी है, जैसे कोई साइकोटिक इलनेस है या किसी को सीवियर डिप्रेशन, सीवियर एंजाइटी या बड़ी प्रॉब्लम है जिससे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो दोस्तों ऐसे लोगों को साइकेट्रिस्ट से ही इलाज लेना चाहिए। अब जैसे ये घटना हुई है, हो सकता है कि अगर यही पर्सन एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट से इलाज लेता तो वो भी ठीक हो जाता, और ये जो घटना हुई है तो शायद वो घटना भी बच सकती। या अगर हम दूसरा पहलू देखें कि हो सकता है कि पर्सन को साइकेट्रिक इलनेस हो ही ना, साइकोटिक इलनेस हो ना, और उसका डायग्नोसिस ही गलत हो जो डॉक्टर ने बना रखा है, तो फिर वहां पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि अब कोर्ट के लिए जब एक जो जैसे मैं देखता हूँ, जब कोर्ट में ये केस जाएगा तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है चीज़ों को क्लियर करने में। तो यहाँ पे भी फिर कंफ्यूजन आ जाएगा कि भाई न्यूरो सर्जन तो ढंग से असेस नहीं कर सकते कि कैसे वो एंटी साइकोटिक मेडिसिन दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी कि इलनेस होने को भी प्रूव करना डिफिकल्ट है, नहीं होने को प्रूव करना भी डिफिकल्ट है। फिर ऐसे में ये केस मेडिकल बोर्ड के पास जाएगा। अब इसमें मेडिको लीगल कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी, और जो न्यूरो सर्जन हो सकता है कि उनकी इंटेंशन कोई बुरी ना हो, पेशेंट का भले का ही सोच रहे हो, और उन्होंने कि पेशेंट ने हो सकता है मना कर दिया हो कहीं जाने के लिए, इसलिए ही उन्होंने दवाई लिख दी हो। तो ऐसे में मेडिको लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है न्यूरो सर्जन पे भी आ जाए कि कैसे आप एक साइकेट्रिक मरीज का इलाज कर रहे थे जो कि ऐसे एक लाइमलाइट में आ गया। वैसे रूटीनली प्रैक्टिस में बहुत सारे फिजिशियंस, न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन होते हैं, वो जो छोटी मोटी साइकेट्रिक इलनेस होती है उनका अपने पेशेंटों को दवाई देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो जनरल फिजिशियंस होते हैं या जो दूसरी स्ट्रीम के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको साइकेट्री के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग यूजुअली केवल एमबीबीएस के दौरान होती है, जो कि कुछ वीक की ही होती है, 2 से 4 हफ्ते की। और यूजुअली एमबीबीएस में मार्क्स भी बहुत कम अलॉटेड होते हैं साइकेट्री सब्जेक्ट के लिए, तो लोग पढ़ते भी कम है, तो इसलिए नॉलेज काफ़ी कम होती है। तो ऐसे में जो जनरल फिजिशियंस होते हैं या जो दूसरे स्ट्रीम के डॉक्टर्स होते हैं, वो साइकेट्रिक इलनेस की सीवियरिटी को काफ़ी बार ढंग से जज नहीं कर पाते। सीवियरिटी, प्रॉपर डायग्नोसिस उनसे मिस हो जाता है, और यूजुअली क्या दवाइयाँ देनी चाहिए, रिसेंट में क्या दवाइयाँ आ रही हैं, प्रैक्टिस कैसे चेंज हो रही है, और साइकेट्रिक इलनेस के साथ क्या क्या अदर चीज़ें हैं जिसके बारे में ट्रीटमेंट में ध्यान रखना होता है, तो उसके बारे में उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कम होती है। तो ऐसे में साइकेट्रिक इलनेस का इलाज अगर आप साइकेट्रिस्ट से लें तो वो सबसे बेस्ट रहता है। और अगर आप स्पेशली बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं जहाँ पे कि डॉक्टर अवेलेबल है, साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं, आरसीआई रिकॉग्नाइज साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, तो आपको उन्हीं से ही इलाज लेना चाहिए। अब जैसे सिंपल सी बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है, जैसे कि आप एक पेशेंट है, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको बताया कि कुछ एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या साइकोसिस रिलेटेड कोई सिम्टम है, और वो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट नहीं है, तो यूजुअली आजकल हमने जो देखा है, जो गुड़गांव में प्रैक्टिस है, कि लोग सीधे अब साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं पेशेंटों को। स्पेशली जैसे न्यूरोलॉजिस्ट की बात करें तो मैंने काफ़ी लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखा है, जैसे फोर्टिस में, मैक्स में, आर्टेमिस हॉस्पिटल में बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं, पेशेंट खुद नहीं देखते। बड़े बड़े न्यूरो सर्जन जैसे मैक्स हॉस्पिटल में, आर्टेमिस में, फोर्टिस में हैं, तो वो लोग साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं। ऐसे काफ़ी नामी गिरामी जो अच्छे फिजिशियंस हैं गुड़गांव में, वो साइकेट्रिस्ट के पास पेशेंट रेफर करते हैं, और ये प्रैक्टिस में है, ट्रेंड में है। पहले जैसे मैं हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था, कोलंबिया एशिया में जो मणिपाल हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी पहले क्या प्रैक्टिस थी कि इंश्योरेंस में नहीं थी साइकेट्री ब्रांच, तो जो पेशेंट एडमिट होते थे तो उनको बहुत कम रेफर किया जाता था साइकेट्रिस्ट के पास।
क्योंकि एक स्टिग्मा था, क्योंकि ये इंश्योरेंस में नहीं थी ब्रांच, तो अगर कोई इंश्योरेंस वाले पेशेंट को साइकेट्री का रेफरल जाता था तो पूरे पेशेंट का इंश्योरेंस क्लेम ही कैंसिल हो जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव एफर्ट से, कोर्ट्स की रूलिंग से, सुप्रीम कोर्ट्स की रूलिंग से रिसेंटली साइकेट्रिक इलनेसेस को इंश्योरेंस में कवर कर दिया गया है। तो इस पॉजिटिव मूव से अब ये भी देखा जा रहा है कि जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं उसमें साइकेट्री के रेफरल बढ़ रहे हैं। अगर किसी को साइकेट्रिक इलनेस है और वो किसी और दूसरे मेडिकल रीजन से भी एडमिट होता है तो आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल साइकेट्री का रेफरल करवा रहे हैं, वहां पे जो भी साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये इसलिए हो रहा है कि साइकेट्री के पेशेंट को एक स्पेशलाइज्ड केयर की जरूरत है, क्योंकि साइकेट्री के पेशेंट में दो रिस्क होती हैं जो कि पहचानना और उनको ट्रीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहली है अपने आप को नुकसान करना या सुसाइड करना, दूसरी रिस्क है दूसरे को नुकसान करना या किसी को हार्म पहुंचा देना। और ये दो इंडिकेशन बहुत कॉमन इंडिकेशन है जहां पे पेशेंट को एडमिशन की भी जरूरत पड़ती है या स्पेशल प्रिकॉशन घर पर रखने की जरूरत पड़ती है, जिसको समझने में और घर वालों को समझाने में और स्पेशल केयर देने में साइकेट्रिस्ट ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो दोस्तों जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट की बड़ी कंपनीज हैं, और उनमें क्या आजकल ट्रेंड है कि वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर को अपनी कंपनी से एनरोल करके रखते हैं या उनसे टाई अप करके रखते हैं, जिससे उनके एम्प्लॉय को कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उनसे बात करते हैं और उनसे थेरेपी या ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन मैंने ऐसी बहुत सी कंपनीज देखी हैं जो मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं कि उनके पास साइकोलॉजिस्ट तो हैं लेकिन आरसीआई रिकॉग्नाइज साइकोलॉजिस्ट नहीं है। तो साइकोलॉजिस्ट टर्म जो भी एमए, एमएससी या बीए, बीएससी साइकोलॉजी में करता है, आजकल लोग साइकोलॉजिस्ट टर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन आरसीआई रिकॉग्नाइज होना जरूरी है अगर वो क्लिनिकल केसेस देख रहे हैं। तो उसके लिए एमफिल करना जरूरी है या आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का डिप्लोमा करना जरूरी होता है, उसके बाद ही आरसीआई रिकॉग्निशन मिलता है, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो कि आप क्लिनिकल केसेस देख लें। तो जो कंपनीज ने अपने साइकोलॉजिकल सर्विसेज के लिए टाई अप कर रखे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि वो चेक करें कि उनकी कंपनीज जो थेरेपिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आरसीआई रिकॉग्नाइज हैं या नहीं, और उनकी टीम में कोई साइकेट्रिस्ट भी है या नहीं। क्योंकि जहां भी केसेस माइल्ड केसेस से ऊपर जाते हैं, मॉडरेट टू सीवियर साइकेट्रिक इलनेस हो जाती है, वहां पे साइकेट्रिस्ट का रोल बहुत अहम हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केवल काउंसलिंग से केवल माइल्ड केसेस को ही ठीक किया जा सकता है। जहां मॉडरेट टू सीवियर इलनेस आएगी, साइकेट्रिस्ट का रोल आएगा और पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग के अलावा। और जो गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, जैसे स्पेशली जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब हैं, जैसे पुलिस पर्सनल हो गए, आर्मी जवान्स हो गए, तो इन लोगों को प्रॉपर मेंटल हेल्थ इवेल्यूएशन की जरूरत होती है। तो कोई भी फिजिशियन जब भी ऐसा उनको मिलता है कि सिक्योरिटी सर्विस के पर्सन है और उनमें कोई साइकेट्रिक इलनेस है, ऐसे लोगों को तो उनको फौरन साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये जो दुर्घटना होती हैं काफ़ी बार ये होमिसाइड और सुसाइड करने के चांसेस इनमें ज़्यादा होते हैं। साइकेट्रिक इलनेस होने पे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है एक प्रॉपर इलाज से। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता था कि अगर आपको साइकेट्रिक इलनेस है, ज़्यादा इलनेस है, वो सिम्टम बहुत ज़्यादा है, ठीक नहीं हो रही है, तो प्रॉपर आप साइकेट्रिस्ट से हेल्प लें या आरसीआई रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लें। और अगर ऐसे डॉक्टर आप हैं तो आप ऐसे केसेस को पहचान के उनको एक प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करें। हालांकि मैंने ये भी डिफिकल्टी देखी है कि काफ़ी बार फिजिशियन होते हैं वो साइकेट्रिक पेशेंट को रेफर करते हैं, लेकिन पेशेंट जाते नहीं हैं स्टिग्मा की वजह से कि क्या सर आप मुझे मुझे समझ रखा है आपने, आप मुझे मेंटल पेशेंट के डॉक्टर के पास भेज रहे हैं। तो इस तरह के कमेंट वो आते हैं उनके पास, पेशेंट बुरा मान जाते हैं जब रेफर करते हैं। तो ऐसे फिजिशियन हमें समझना चाहिए कि पेशेंट की हेल्थ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको राइट सलाह देना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट क्या समझते हैं या नहीं समझते वो इतना मैटर करता नहीं है, लेकिन हमारा फाइनल एम तो पेशेंट की हेल्प करना ही होना चाहिए। तो दोस्तों होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं एमएच मतलब मेंटल हेल्थ। तो इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपका वोट है कि अगर कोई साइकेट्री का पेशेंट है तो उसको मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास ही जाना चाहिए।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी कर दें साथ में। और दोस्तों साथ में कमेंट में मैं देखता हूँ बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे पास, और बहुत सारे ऐसे लोग भी कमेंट करते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई कमेंट लिख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो हम कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो हम अपने सब्सक्राइबर को प्रेफरेंस देते हैं कमेंट का रिप्लाई करने में, क्योंकि कमेंट तो हमारे पास बहुत आते हैं लेकिन जो हमारा सब्सक्राइबर है उसको प्रेफरेंस मिलती है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइटम पे क्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।